हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर की। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम काफी टाइम से उसकी वीडियो डाल रहे थे क्लास 10th के लिए, ठीक है। और ये उसी सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो है और यहां हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की। आई बात समझ में, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको पहले इक्वेशंस बनानी होती है उस प्रॉब्लम से, उसे समझ के, और उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में? तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो वो जाके पहले प्रीवियस वीडियो से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाके सीख ले। आई बात समझ में? ठीक है। और आप लोग जिस चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में कोई मेथड गिवन नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से ये वाला क्वेश्चन करना है। क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। हमें क्या करनी है, पहले इक्वेशन बनानी है इन सारी प्रॉब्लम्स को पढ़ के, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और क्या निकालने हैं उनके सॉल्यूशंस बाय अलजेब्रिक मेथड। कौन से मेथड से? अलजेब्रिक मेथड से। मतलब अलजेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपनी इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे फिर। और अलजेब्रिक मेथड मतलब हम तीनों मेथडों का यूज कर सकते हैं। हमारा मन कर रहा है तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, हमारा मन कर रहा है तो हम एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमारा मन कर रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों में इन वीडियो को शेयर भी कर दें। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी रहती है, या फिर आपको मैथ्स में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 4 का ये थर्ड पार्ट है हमारा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इससे पिछली वीडियो में करवा चुका था क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, क्योंकि ये सारी इस सीरीज में तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और इसके 2 पार्ट किए थे, और ये हमारी तीसरी वीडियो है इसी एक्सरसाइज के ऊपर, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 के ऊपर। और जब भी मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन करवाऊं तो प्लीज आप अपनी कॉपी या फिर अपनी बुक एनसीईआरटी की लेके बैठा करो। अगर आपको मेरी राइटिंग या फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है, तो आप उसमें से देख के पढ़ सको, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफी लेंथी था, मैंने इसे शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अगर देखते हैं क्या बोल रहा है वो थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आप बुक में से भी देख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट जो थी इसकी काफी लंबी थी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स, यश के 40 नंबर्स आएंगे। अब यश के कितने नंबर आएंगे? 40 नंबर आएंगे। इफ गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसे हर एक सही आंसर के लिए 3 नंबर दिए जाएं, ठीक है। और लूजिंग 1 मार्क्स, और उससे 1 नंबर छीन लिए जाएं। किस चीज के लिए? हर एक गलत आंसर के लिए। तो उसको 40 नंबर मिलेंगे टोटल मिला के। आई बात समझ में? और ऐसा ही हैड 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसे 4 नंबर दिए जाएं हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और उसके 2 नंबर काटे जाएं हर एक गलत आंसर के लिए, तो वो स्कोर करेगा 50 मार्क्स। और हमें क्या निकालने हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चंस हैं? तो सिंपल सी बात है, देखो टेस्ट में क्वेश्चन कितने होंगे? जितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं प्लस जितने क्वेश्चन हमने गलत किए हैं। मतलब सही किए हुए क्वेश्चन और गलत किए हुए क्वेश्चन दोनों को लेकर आपने हमारा टेस्ट के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लेट द सॉल्यूशन करना शुरू कर रहा हूं। लेट द करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस इज एक्स। मतलब क्या? मैं लेट कर लिया कि ऐसे क्वेश्चंस जिनका हमने करेक्ट आंसर देता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स। एंड इनकरेक्ट नंबर, एक हम नंबर भी लिखना हो तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स क्वेश्चन, इसको हमने क्या मान लिया? y। मतलब जितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं उसको मैंने क्या मान लिया? x, और जितने क्वेश्चन को हमने गलत किया उसको मैंने मान लिया y। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? x प्लस y। क्वेश्चन में कितने तरह क्वेश्चन होते हैं? एक सिंपल सा, मान लो आपके पास एक पेपर में क्वेश्चन आ गए तो आप उसे सही करोगे या फिर आप उसे गलत करोगे, और दोनों को मिलाए क्या बनेंगे? हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्या है? x प्लस में y। अब चलते हैं सवाल वाले के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, यानी क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है, उसने बोला है 3 नंबर दिए जाएंगे तेरे को हर एक सही क्वेश्चन के लिए। एक सिंपल सी बात है, मान लो मैंने x क्वेश्चन सही किए हैं और मुझे हर क्वेश्चन उसने दिए हैं 3 नंबर, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे मुझे? 3x। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, मान आपको समझ नहीं आया,
तो सपोज करो मान लो आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है, मानना है सिर्फ आपको कि आपने 10 क्वेश्चन सही किए हैं और हर क्वेश्चन में मैंने आपको 3 ही नंबर दिए हैं, तो हमें कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर। 3 गुना में 10, आई बात समझ में? तो 3x क्या आ गए? वो नंबर जो हमें मिले हैं क्वेश्चनों को सही करने के बदले, माइनस में अब इसमें से वो नंबर काटूंगा। कौन से नंबर? जो क्वेश्चन के नंबर कटे मेरी गलत होने की वजह से। अब मैंने y क्वेश्चन गलत किए थे और हर एक क्वेश्चन गलत करने पे मेरा एक नंबर कट जाता है फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से, तो 3x में से हमारा y कट जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन गलत करूंगा उतने ही नंबर कटेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पर मेरा सिर्फ एक ही नंबर कटता है। तो 3x में से y घटा दिया तो टोटल नंबर आ जाएंगे मेरे कितने? पहले स्टेटमेंट के हिसाब से 40, ये रहा ना 40 नंबर्स, ये 40 मार्क्स। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम चलेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन बनाने के पीछे। जब दूसरी इक्वेशन बनाने जाऊंगा, उसने क्या बोला है? अगर तेरे को 4 नंबर दे दूं ना मैं हर एक सही आंसर के, ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मैंने सही आंसर लिखे हैं x, है ना, मैंने करेक्ट आंसर लिखे हैं x क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है x क्वेश्चन हो गए, सही आंसर लिखे हैं और हर क्वेश्चन के मुझे 4 नंबर देता है, तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे मुझे क्वेश्चन को सही करने के? 4x। ऊपर ही समझाया था मैंने, तो फिर से मान लेते हैं, मान लो मैंने 10 क्वेश्चन सही करे हैं, इस x की जगह 10 है और हर क्वेश्चन सही करने के मुझे मिलते हैं 4 नंबर, तो टोटल कितने नंबर लूंगा मैं? 40 नंबर, यानी कि 4 गुना में 10 से मैंने ऐसे यहां पे कितने लिए? 4x। माइनस में अब वो नंबर कटेंगे जो जिसका आंसर मैंने गलत लिखे हैं, तो सिंपल सी बात है, मैंने y क्वेश्चनों के आंसर गलत लिखे हैं और हर एक गलत क्वेश्चन के मेरे कितने नंबर कटते हैं? 2 नंबर कटते हैं। कितने नंबर कटते हैं? 2 नंबर। तो 2y मेरे मार्क्स क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे, ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा? 4x माइनस 2y, ये बराबर आएगा हमारे पास 50 के, यानी कि 50 के। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। जिसका मन कर रहा है तो भाई वो यहां से 2 कॉमन लेके, यहां से 2 कॉमन लेके उस तरफ बेच के डिवाइड कर सकता है, आपकी वहां से नई इक्वेशन बन जाएगी, आप उन दोनों को भी सोल्व कर सकते हो। आई बात समझ में? इससे एक फायदा हो सकता है, आप अगर आप 2 कॉमन लो तो y कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, y इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो वो आराम से 2 कॉमन लेना और y कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, घटा देना एक इक्वेशन से दूसरी को, आपका इजीली एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। पर मैं कर रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो मैं सीधा ही लगा रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं आता एक बार फिर समझ लेना, ठीक है। क्या? अभी समझाता हूं क्या। b1 b2, ठीक है, c1 c2 a1 a2, ये मैं आपको फंडामेंटल समझा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, b1 b2 कंसेप्ट, ठीक है। और अगर आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आता तो भाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते मैथ्स के। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में आप कंसेप्ट समझो, उसके बाद ही क्वेश्चंस करने जाओ। अब यहां देखते हैं तो x की वैल्यू कैसे आती है? यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला आता है। x की वैल्यू हम क्या करते हैं? इसकी इससे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना शुरुआत हमेशा b वाली टर्म से होती है, b1 b2। जिनको यही नहीं पता a b c क्या होते हैं तो समझा देता हूं। लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के। तो यहां से आता है हमारा a1 b1 c1। अब आते यहाँ पे तो सिर्फ a b c है, भाई हमारे पास 2 लाइन होंगी ना, तो हम एक को मानेंगे a1 b1 c1, दूसरी वाले को मानेंगे a2 b2 c2। तो b1 की c2 से मल्टीप्लाई और x की वैल्यू कैसे आती है? x की जगह आता है x के अपॉन में क्या ए सॉल्व करते हैं इसे, b1 c2 और माइनस में अगर दोगे b2 c1 बराबर है किसके? y के अपॉन में क्या लिखोगे? फिर ऐसे ही यहां पे इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि c1 a2 और माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि c2 a1, फिर बराबर है किसके? 1 के, और 1 के नीचे इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि a1 b2 माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि a2 b1। यूं होता है हमारा सोल्व। आई बात समझ में? ठीक है। अब मैं सोल्व करना शुरू करता हूं यहां से। तो पहले तो भाई ये ना तो ये c1 है और ना ही ये c2 है। c कब होता है? जब वो इस तरफ आए, मतलब जब वो इस तरफ हो। आई मेरी बात समझ में? जैसे यहां पे लिखा हुआ है तो पहले इसे c बनाएंगे हम, इसे c1 बनाएंगे, इसे c2 बनाएंगे, तो बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से बनेगी 4x और 3x है यहाँ पे, सॉरी यहां हमारे पास 3x है, माइनस वाई तो पहले से ही वहीं पे है, और मैं इस 40 को उठा के यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40, वहां पे क्या रह जाएगा हमारे पास 0। सेम ऐसे नीचे वाली स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या रहेगा? 4x माइनस में 2y और इस 50 को यहाँ पे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 50। अब ये बराबर है 0 के। अब मैं यहां से आराम से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकता हूं। a1 आ चुका हमारे पास 3, a कौन होता है? x का कोफिशिएंट, तो ये a1 और ये a2। ठीक है, तो a2 कितना हो गया हमारे पास? 4। ऐसे ही b1 कितना आ गया? माइनस का 1, b2 कितना आ गया? माइनस का 2, c1 कितना आ गया?
माइनस का 40 और C2 कितना आ गया हमारे पास माइनस का 50। तो यहां तक आप लोगों को मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट होगा, तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। और पहले बोल रहा हूं जिसका मन कर रहा है इसे सोल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप उससे भी कर सकते हो, जिसका मन कर रहा है एलिमिनेशन सोल्व करने का उससे भी कर सकते हो, और मैं हिंट दे चुका हूं एलिमिनेशन से इजीली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप x को एलिमिनेट करने जाओगे तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 4 से, इसको करना पड़ेगा 3 से, तो इससे अच्छा है कि आप 2 कॉमन लो और सीधा y को एलिमिनेट कर दो। अब अगर देखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो मेथड क्या है, ये रहा, ठीक है। तो पहले लिखना शुरू करते हैं, तो b1 b2 पहले लिखेंगे हम, तो -1 -2 पहले आ गया, फिर आएगा हमारा c1 c2 यानी कि -40 -50, फिर आएगा a1 a2 यानी कि 3 और 4, और फिर क्या आएगा हमारा वापस b1 b2 -1 -2। मतलब हमारी कहानी की शुरुआत भी b1 b2 से होगी और हमारा वो खत्म भी किस पे होगा, b1 b2 पे होगा। अब हमें x निकालना है, ठीक है, तो बहुत आसान है, इसकी से मल्टीप्लाई, ठीक है, x के अपॉन में क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई, तो कितना होगा -1 और माइनस का 50 क्या हो जाएगा प्लस का 50, इसमें से घट गया इसकी से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 42 जा 80, तो ये आ गया 50 माइनस में 80, ये मतलब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सिंबल रहेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस का सिंबल है एक। अब इक्वल्स टू y के नीचे क्या आएगी, y की वैल्यू वो कैसे सोल्व करेंगे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो -40 इंटू में 4 क्या आएगा, माइनस में 160, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखना एक माइनस है फॉर्मूले की वजह से, एक माइनस और आएगा इसकी मल्टीप्लाई की वजह से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 150, ये हो गया माइनस का 150 बराबर है 1। अब 1 के नीचे लिखना है हमें, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, अब 3 गुना है -2, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो क्या आएगा माइनस का 6, इसमें से घट गया इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा हमारे पास, एक माइनस है ये फॉर्मूले की वजह से, ठीक है, और एक माइनस हम और लेके आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, जब मैं इसकी और इससे की गुणा करूंगा तो क्या होगा 4 गुना -1 -4 बनेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया -4, ठीक है। अब सोल्व करते हैं इसे, एक स्टेटमेंट हो एक नीचे और x यूं का यूं, 50 में से 80 घट जाएंगे, तो सुनो 50 में से 80 घट रहे हैं, तो घटाओगे कैसे, घटेंगे तो 80 में से 50, तो कितना आएगा 30, बस साइन किसा कर दोगे आप नेगेटिव का, यानी कि बड़े वाले का सिंबल यूज हो जाएगा। और जब यहां पे लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो -160 और प्लस में 150 कितना आएगा, y के अपोने माइनस का 10, और ऐसे जब वहां पे सोल्व करूंगा तो 1 यूं का यूं, माइनस माइनस प्लस, -6 और प्लस में 4 कितना आएगा माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में 4 गई 2, पर सिंबल तो रहेगा इसी का ही, क्योंकि तो पॉजिटिव हो चुका है, तो -2। अब हम कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो एक बार मैं रखूंगा इसको इसके बराबर, एक बार रखूंगा इसको इसके बराबर, तो कहां रखें यहां रखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रखूंगा x अपॉन -30 को किसके बराबर रखूं, y 1 अपॉन -2 के, ठीक है, इसको भी इसके बराबर रखेंगे, तो माइनस से हमारा माइनस खत्म हो गया, 30 जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड में है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 अपॉन 2 से 30 कट जाएगा। अब 2 की टेबल में 30 कितने पे आता है 15 पे, क्योंकि 15 गुणा में तो 30 होते हैं, और भाई डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा ना, तो यूं समझ लो 2 आएगा 1 पे, ठीक है। अब रह गया एक रिमाइंडर रह गया ना, 10 आएगा 5 पे, कितना आया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15, तो x आ गया हमारे पास 15, यानी कि 15 क्वेश्चन ऐसे थे टेस्ट में दोनों में ही जो हमने सही किए थे, ठीक है। अब देखते हैं गलत कितने क्वेश्चन किए थे हमने, यानी कि अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो -10 को वहां भेज दूंगा, तो y की वैल्यू हम यहीं पे निकाल लेते हैं, तो y बाई -10 बराबर आ चुका है -2 के, इससे कट गया, क्योंकि यूं भी आके मल्टीप्लाई में होता तब भी कटता, माइनस है माइनस। अब y की वैल्यू क्या आएगी 10 है, डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 10/2 वो कितना आ गया 5, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे थे हमने गलत किए थे। एक बार फटाफट हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट था और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखते हैं एक बार कि हमने जो क्वेश्चन किया है उससे वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। उसने क्या बोला था पहले स्टेटमेंट में कि तेरे को हर एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलेंगे सही करने पे, तो मैंने 15 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 15 गुना में 3 कितने नंबर मिलेंगे मुझे, 15 गुना में 3 मुझे मिले होंगे 45 नंबर, मुझे मिले होंगे 45 नंबर। अब काटे कितने होंगे उसने बोला है कि हर एक गलत क्वेश्चन कितने हैं 5, हर एक गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर काट लेगा, तो 1 गुना 5 कितना हो गया 5 नंबर कट गए, 45 में से 5 गए, कितना बच गया 40 नंबर, ठीक है, और सही था, देखो हमने 40 नंबर स्कोर किया है। अगर मैं बात करूं अपनी सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से, तो उसने बोला है तेरे को इस केस में 4 नंबर दिए जाएंगे हर एक सही आंसर के लिए, तो मैंने 15 क्वेश्चन सही किए हैं, 15 आंसर सही दिए हैं, तो 4 के हिसाब से मुझे कितने मिलने चाहिए 15 चौक 60 नंबर, 60 मिलने चाहिए, और हर एक गलत क्वेश्चन पे 2 नंबर कटेंगे भी, तो 5 और 10 नंबर कट गए, तो 60 में से 10 कट के कितने बच गए 50 नंबर बच गए, तो मैंने सही लिखा था, देखो
50 नंबर ही बचेंगे। देखो हमने 50 नंबर का स्कोर किया है, इसका मतलब हमने अपना आंसर वेरीफाई भी कर लिया है भाई के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा और जाना कहीं नहीं है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, उसे समझना। आई बात समझ में? तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई भी डाउट रहे ना या फिर कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो के लिए, तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। वैसे मैं करता भी हूं रिप्लाई, ठीक है। तो भाई जिसको अब स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, अब वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम में चांसेस भी हैं इसके बहुत ज्यादा आने के। इस क्वेश्चन में बोला क्या उसने, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे है जहां पे दो जगह हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। मान लो ये वो हाईवे है, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी, ये दोनों आपस में 100 किलोमीटर की दूरी पे है, 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली भी बाद में समझेंगे और शुरुआत में भी इसे कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लो मैं और मेरा दोस्त, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मैं और मेरा दोस्त एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर हम एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेरा दोस्त है वो मुझसे कुछ दूरी पे है, मतलब कुछ आगे है मुझसे, और हम दोनों सेम स्पीड में भागते हैं, तो क्या मैं उसे कभी पकड़ पाऊंगा? थोड़ा सोच के देखो, ठीक है, कि भाई एक सिंपल सी बात है, मेरा दोस्त मुझसे कुछ किलोमीटर आगे है, ठीक है, और हम दोनों की स्पीड सेम ही है, ठीक है, तो क्या मैं उसे कभी पकड़ पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और हम दोनों भाग रहे हैं तो क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा? क्योंकि वो भी सेम स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा, मैं भी सेम स्पीड से उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा, पर जो डिस्टेंस हम दोनों के बीच में गैप जो है वो क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मुझे क्या करना होगा? उससे तेज भागना होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और वो मुझसे आगे दौड़ रहा है, ठीक है, तो अगर मेरी स्पीड उससे कम होगी या फिर उसके बराबर होगी, तब भी मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। अगर मुझे उसे पकड़ना है तो मेरी स्पीड उससे तेज होनी चाहिए। और आपने बचपन में ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आप पकड़म पढ़ाई खेल रहे हो और आपका दोस्त आपसे आगे भाग रहा है, तो अगर आप उसे तेज नहीं भाग पाए तो आप उसे कभी पकड़ नहीं पाओगे, ठीक है। और अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूं, मान लो मैं एक गली के कोने में खड़ा हूं, दूसरा मेरा दोस्त एक गली के कोने में खड़ा है, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, वो भी मेरी तरफ आ रहा है, मैं भी उसकी तरफ जा रहा हूं, तो क्या हम दोनों जल्दी नहीं मिल जाएंगे? क्योंकि वो भी हेल्प कर रहा है उस बीच की दूरी को कम करने में और मैं भी हेल्प कर रहा हूं उस बीच की दूरी को कम करने में। इसका मतलब क्या है? हम दोनों क्या हो जाएंगे? जल्दी ही मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम सेम डायरेक्शन में रहते हैं और एक ही जगह पे तो हमें टाइम लगता है मिलने में, लेकिन अगर हम एक दूसरे की तरफ आते हैं तो हम क्या होते हैं? जल्दी ही मिल जाते हैं। इसे हम समझेंगे भी प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला है, ठीक है। तो अब तक ये क्वेश्चन का इंट्रो था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, एक बात समझाने की कोशिश की, समझ में आई बहुत बढ़िया, वरना हम बहुत सारी बातें क्वेश्चन के साथ ही समझ जाएंगे। और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, जो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी उसके साथ भी। तो समझने की कोशिश करते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक, ठीक है, दो शहर हैं ए और बी, वो एक हाईवे के ऊपर है और दोनों एक दूसरे से क्या है? 100 किलोमीटर दूरी पे हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से शुरू हुई, ठीक है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी बी से शुरू होती है। मतलब एक कार यहां से चलनी शुरू होगी, इस पॉइंट से जानी शुरू होगी, और दूसरी कार बी से चलनी शुरू होगी, बी से चलनी शुरू होगी। अब देखते हैं किस डायरेक्शन में आती है वो, ठीक है। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये कार भी इस तरफ जा रही है, ये कार भी इस तरफ जा रही है, मतलब वो इस पॉइंट से भी आगे जा रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन, ठीक है, एट डिफरेंट स्पीड्स, और अलग अलग स्पीड पे, दे मीट इन 5 आवर्स, दे मीट इन 5 आवर्स। यहां से मैं एक बात समझ गया, अगर वो 5 घंटे में मिल जाती हैं तो कंफर्म है बात की एक ही स्पीड बी से फालतू है। अगर एक ही स्पीड बी से फालतू नहीं होगी, ठीक है, तो जिंदगी में कभी भी ए बी को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है। और अगर इसे उसे पकड़ना है तो ये वाला डिस्टेंस क्या 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो खत्म करना होगा, और वो खत्म जब ही होगा जब एक ही स्पीड क्या हो बी से फालतू हो। और देख लेंगे हमारे आंसर में फालतू भी आएगी। समझते हैं अब आगे, इससे आगे। अरे इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और अगर दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आनी शुरू कर जाए तो दोनों 1 घंटे में मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी उसकी तरफ जा रहा है और बी भी ए की तरफ आ रहा है, तो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमें उन दोनों कारों की स्पीड निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको ये बात समझाई थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कि जो चीज हमें निकालनी होती है ना, हम उसी को एक्स और वाई मानते हैं।
आई बात समझ में? तो जो चीज हमें निकालनी, हमें क्या निकालनी है, दोनों कारों की स्पीड्स। तो लेट द, अब मैं आंसर लिखने की शुरुआत कर रहा हूं, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज x किलोमीटर पर आवर, कि पहले कार की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो दूसरी कार है, एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। एक सिंपल सी बात है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है कार, तो सिंपल सी बात है एक ही स्पीड फालतू होगी। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो ये जा रहा है, बी जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और जो ए भाई है वो जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तभी उसे पकड़ पाएगा। एक सिंपल सी बात है, 8 किलोमीटर की स्पीड से जो भाग रहा है, तो 10 किलोमीटर की स्पीड से जो भाग रहा है, इसमें से 8 किलोमीटर तो वो उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर से वो भी जा रहा है और 10 से ये भी जा रहा है। तो जो ये 100 किलोमीटर का जो दायरा पार होगा ना, ये पार होगा, मतलब जो कवर होगा 100 किलोमीटर डिस्टेंस इससे मिलने के लिए, वो कवर होगा 2 किलोमीटर की वजह से। मतलब इसमें से इसको माइनस करूंगा, जो डिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा ये एफर्ट डाल रहा है ना, जिसकी एक्स्ट्रा स्पीड है, उसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर होगा। क्योंकि 8 किलोमीटर की स्पीड से ये भी भाग रहा है और 8 की स्पीड से अगर ये भी भागेगा तो डिस्टेंस तो सेम मेंटेन रहेगा। तो ये तो डिस्टेंस जो ये कवर हो रहा है 2 किलो, ये जो 100 किलोमीटर जो इसे यहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा, तो इसको मतलब इसे ये डिस्टेंस गायब करना होगा बीच में से, इसे बिल्कुल खत्म करना होगा गैप, और खत्म करने में हेल्प कौन करेगा, जो इसका एक्स्ट्रा, जो इसकी एक्स्ट्रा स्पीड है, और वो कितनी है हमारे पास 2 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, x की स्पीड तेज है, y की स्पीड कम है, तो x में से y को माइनस कर दूंगा, उस स्पीड की वजह से, उस स्पीड की वजह से ये 100 किलोमीटर कवर होगा। आई बात समझ में? उस स्पीड की वजह से क्या होगा, 100 किलोमीटर कवर होगा, वरना ये कवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर 8 से वो भी भागता, अगर 8 से ये भी भागता, तो इसके बीच का जो गैप है वो सेम रहता हर बार। वही बात है कि अगर मेरा दोस्त भी सेम स्पीड भाग रहा है और मैं भी सेम स्पीड भाग रहा हूं, वो मुझसे आगे तो मैं उसे कहीं पकड़ नहीं पाऊंगा, हमारे बीच में जो गैप है वो मेंटेन रहेगा। आई बात समझ में? तो जो एक्स्ट्रा स्पीड में दूंगा ना उससे तेज, उसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा, तो 2 किलोमीटर की वजह से पकड़ा जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये बात ही समझनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो x माइनस वाई आ गया हमारे पास, और इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे भी जब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो x माइनस वाई आ गया। अब ये आ गई स्पीड जिसके से पकड़ा जा रहा है। अब स्पीड इनटू में टाइम, एक फॉर्मूला याद रखना, सबको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई बात समझ में? ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे यहां से, ठीक है, अगर मैं स्पीड इनटू टाइम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा ना, स्पीड इनटू में टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो s इनटू टी हमारा क्या होता है, d। तो स्पीड तो हमारे पास आ गई। अब उसने बोला था अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, और इस केस में वो सेम डायरेक्शन में ही जा रहे थे, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे। तो मैंने स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दी, और हमारा 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। मतलब वो उसे अब पकड़ सकता है। आई बात समझ में? तो यहां से बनेगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब मैं भेज रहा हूं, ठीक है, अब ये तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, या फिर 5 को वहां डिवाइड में भेज दो। ठीक है, तो डिवाइड में भेज रहा हूं मैं, x माइनस वाई, यहां पे क्या हो जाएगा 100/5। अब 5 के पहाड़े में 10 आएगा, 2 पे 0 यूं का यूं, तो x माइनस वाई बराबर किसके आ गया, 20 के। ये बन गई हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। आई बात समझ में? अब हम काम करते हैं दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर, दूसरे के ऊपर। अगर मान लो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक से एक गाड़ी आ रही है, बी से एक गाड़ी आ रही है, दोनों दूसरी तरफ आ रही है, तो सिंपल सी बात है, ए भी इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है और बी भी इस गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। आइए बस दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड मिला के इस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब की बार क्या होगा, x प्लस वाई होगा, x प्लस वाई होगा। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, वो स्पीड जिससे ये कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्पीड इनटू में टाइम, हमें 1 घंटा लगा है अब की बार, सिर्फ 1 घंटा लगा है, यानी कि स्पीड इनटू में 1 घंटा यानी कि टाइम। ठीक है, हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस, और 100 किलोमीटर क्या हो चुका है, कवर हो चुका है। इसका मतलब की बार x प्लस वाई, क्योंकि 1 से ना तो मल्टीप्लाई करने फर्क पड़ता, ना ही डिवाइड करने फर्क पड़ता, तो x प्लस वाई बराबर आ चुका है हमारे पास 100 के। ये बन गया हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट।
आई बात समझ में? यहां तक भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है, x माइनस वाई बराबर है 20 के, x प्लस वाई बराबर है 100 के। आपको जो मन करे वो यूज कर लेना, एलिमिनेशन सबसे इजी पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली y से y एलिमिनेट हो रहा है ऐड करते ही। और अगर आपको x एलिमिनेट करना है तो देख लेना ध्यान से, यहां लिख देता हूं मैं 1, x एलिमिनेट करना है तो भाई सिंबल इनके क्या है, सेम है, तो माइनस करना पड़ेगा आपको, बस इतना ही फर्क है, वरना इजी एलिमिनेट हो रहा है। पर मैं करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आई बात समझ में? उससे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है वापस याद दिलाता हूं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। x के अपॉन वैल्यू कैसे आएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, यानी कि b1 c2 माइनस में b2 c1 बराबर है y के अपॉन वैल्यू कैसे आएगी, c1 a2 यानी कि इसकी इससे गुणा माइनस में इसकी इससे गुणा c2 a1 और ऐसे ही 1 के नीचे की वैल्यू कैसे आएगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई a1 b2 और माइनस में a2 b1 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्किप मत करना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं ऐसा वैल्यू निकाल लेता हूं, तो देखो c कब होता है, जब c इस तरफ आ जाए, तो इस रंग से बना रहा हूं मैं, तो x माइनस वाई 20 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 20, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन बराबर है 0 के, ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसी 100 को यहाँ पे ले आ रहा हूं, तो x प्लस वाई 100 को यहाँ पे लिए क्या आऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 100 यहाँ पे क्या है 0, ये बन गया हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। अब यहाँ से वैल्यू निकालना शुरू करते हैं, तो b1 हमारे पास कितना है माइनस का 1, b2 कितना है हमारे पास 1, ऐसे ही c1 और c1 कितना है हमारा माइनस का 20, c2 है माइनस का 100, a1 कितना है हमारे पास 1 और a2 भी कितना है 1, और ऐसे ही b1 और b1 कितना है वापस से भाई -1 और नीचे क्या आएगा हमारे पास b2 1। आई बात समझ में? अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं, तो x के नीचे की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो -1 1 -20 -100, ठीक है 1 और 1 और यहाँ पे -1 और 1, तो इसकी इससे गुणा माइनस में इसकी इससे गुणा, तो x के नीचे क्या आएगा -1 इंटू -100, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 100 में से घट गया इसकी इससे गुणा। अब इसकी इससे गुणा करूंगा तो ये क्या आएगा, माइनस का सिंबल आएगा, तो -20 आ गया। ठीक है, बराबर है किसके, y के, इसकी इससे गुणा तो कितना आ गया माइनस का 20, इसमें से घट गया इसकी इससे गुणा, ठीक है, यानी कि माइनस का 100, और यहाँ पे क्या है बराबर है 1 के, इसके नीचे जब करूंगा तो इसकी इससे गुणा यानी कि 1, इसमें से घट गया इसकी इससे गुणा यानी कि माइनस का 1। अब सोल्व करना शुरू करते हैं इसे, तो x के नीचे कितना आ गया माइनस माइनस प्लस, और 100 प्लस 20 कितना हो गया 120, बराबर है y यूं का यूं, माइनस माइनस प्लस 100 में से घट गया 20, तो कितना आया 80, यहाँ पे आया है 80, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 और 1 कितना हो गया 2। तो एक बार मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को बराबर रख दूंगा, और एक बार इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के बराबर रख दूंगा, तो x अपॉन 120 बराबर रख रहा हूं मैं किसके, 1/2 के, 2 से 100 कटेगा, 2 से हमारा 120 कटेगा, कितने पे 60 पे, क्योंकि 2 6 12 0 यूं का ही रहेगा। और यूं भी समझ लो अगर ये मल्टीप्लाई में जाता तब भी कटता, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पे आता ही है, फिर भी में से काटता, कितने पे 60 पे। तो x का जो आंसर आया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब x की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y की ओर निकाल लेते हैं, तो y के लिए मुझे y/80 बराबर रखना होगा किसके 1/2 के, यहाँ पे 1/2 है। आई बात समझ में? 80 को आप आराम से मल्टीप्लाई में भेज दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 80 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो 80 1 जा 80 अपॉन में 2 है, 2 से 8 गया 4 पे 0 यूं का यूं 40, मतलब x की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और y की स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है आपको यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं वापस अपने वहां पे। तो भाई x की स्पीड मैंने पहले बताया था, जो x की स्पीड होगी वो किसकी थी, a की थी स्पीड x, ठीक है, वो फालतू y की, देखो फालतू है, और y कितनी है 40 है। तो एक बार देखते हैं फटाफट। देखो अगर मान लो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो देखो इसके 40 से 60 कैसे बना होगा, 40 प्लस 20 ऐसे तो बना होगा 60, इसके 40 से इसका 40 कट जाएगा, क्योंकि 40 से वो भी आगे भाग रहा है, 40 से ये भी जा रहा है, डिस्टेंस कुछ कवर हो नहीं रहा, वो ही भागता चला जा रहा है, यही भागता चला जा रहा है, इसे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं। पकड़ा किसकी वजह से जाएगा, वो पकड़ा जाएगा इस 20 की वजह से, जो 20 की स्पीड तेज है ना, इसकी वजह से पकड़ा जाएगा वो। और अगर मुझे 20 की स्पीड से 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच में कवर करना है, तो 5 घंटे लगेंगे, यानी कि 20 गुना 5 कितना होता है 100। इसलिए आया था वहां पे कि भाई अगर 5 घंटे लगेंगे अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो। अब नीचे वाला केस देखते हैं।
ये भी 60 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, ये 40 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो दोनों मिलकर घंटे में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो बस हो गया कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी देर में, सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगा, ये 40 किलोमीटर आगे आ जाएगा, दोनों भाई मिल जाएंगे, 100 किलोमीटर हो जाएगा पूरा। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है क्वेश्चन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, और मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा समझाने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है, तो वीडियो को 1.25 फिर 1.8x में देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आएगी फिर। ठीक है, आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखें, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई बात समझ में? तो जिसको जो उतारना है, फिर कोई भी सजेशंस हो मेरे लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। मिलते हैं फिर थर्ड पार्ट के साथ, जाना फिफ्थ पार्ट के साथ जाना कहीं भी नहीं। चलो फिर अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट, यानी कि लास्ट वर्ड प्रॉब्लम, और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है ना, वो 9 से कम हो जाएगा अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3 से। मतलब लेंथ को अगर हम 3 से 5 से रिड्यूस कर दें, ठीक है, और ब्रेथ को 3 से बढ़ा दें, तो एरिया है तो वो 9 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 से बढ़ा दें, ठीक है, एंड ब्रेथ को 2 से अगर दें, ब्रेथ को 2 से बढ़ा दें, तो जो एरिया है वो बढ़ जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट से। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, हमें क्या निकालनी है, रेक्टेंगल की डायमेंशंस निकालनी है। तो एक सिंपल सी बात है, डायमेंशन कैसे आएगी, तो सुनो, डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशन क्या होता है रेक्टेंगल की, लेंथ और ब्रेथ। और जो चीज हमें निकालनी होती है उसी को हम लेट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। तो बस लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द लेंथ इज x एंड द ब्रेथ इज y। तो मैंने लेंथ को क्या मान लिया, x मान लिया है, और ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, देखते हैं फिर। तो जो एरिया आएगा यहां पे, एरिया विल बी x इंटू वाई। मतलब अगर मैं लेंथ को x मान लेता हूं और ब्रेथ को y मान लेता हूं, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। तो अब सवाल वाले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सवाल वाला, उसने क्या बोला था कि अगर तेरा जो एरिया है वो 9 से कम हो जाएगा अगर लेंथ को मैं 5 से रिड्यूस कर दूं। तो लेंथ में से 5 को माइनस कर देते हैं, तो लेंथ x है, और 5 से रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, 5 को घटा दो इसमें से, मतलब 5 से कम कर दिया। ठीक है, और ब्रेथ में 3 जोड़ दे, यानी कि ब्रेथ क्या है हमारे पास, y को हमने क्या मान रखा है, ब्रेथ, तो y में 3 जोड़ दे। आई बात समझ में? मतलब अगर मैं लेंथ में से 5 को माइनस कर दूं और ब्रेथ में 3 को जोड़ दूं, तो जो एरिया है वो क्या हो जाएगा हमारा, 9 से घट जाएगा। पुराने वाला एरिया कितना था, x इंटू वाई, और ये कैसे आया था भाई, अगर लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी y है, तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि एक्स वाई। तो जो हमारा जो ये एरिया है वो क्या हो जाएगा, 9 से कम हो जाएगा। ये बनी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। अब ये सोल्व करते हैं, थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा हमें इसे। तो जब मैंने सोल्व करने गया तो x मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इस x की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी करेंगे। तो x गुना में y कितना हो जाएगा हमारे पास, x और x y, x गुना में 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3x। ऐसे ही यहाँ पे 5 गुना में y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, और जब इसकी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 5 3 जा 15, तो आएगा माइनस का 15। ऐसे ही वहां पे सोल्व करते हैं, वहां तो पहले ही सोल्व हो चुका है, एक्स वाई माइनस में 9, तो ये घटेगा तो है नहीं। अब देखो इससे कट गया, क्योंकि यहाँ के यू माइनस का हो जाएगा ये, और फिर भी कटेगा, तो कट गया हमारा यहाँ पे क्या रह गया, 3x माइनस में 5y माइनस 15 है, ये यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 9, यहाँ पे रह गया 0, तो यहाँ पे बन चुका है हमारा 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस में 9, तो कितना आएगा माइनस का 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 गई तो कितना आएगा 6, तो ये आ गया 6, और यहाँ पे रह गया हमारा 0। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर किसके है, 0 के। ये बनी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी। अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे उसने बोला है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, ये तो हो चुका है। आगे क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 से बढ़ा दें, तो लेंथ हमारे पास कितनी है, पहले x है, अब x को 3 से बढ़ाना है, तो x में 3 जोड़ दूंगा। आगे क्या बोला उसने, एंड ब्रेथ इज बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को बढ़ा दूं 2 से, यानी कि y प्लस 2, तो जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज जाएगा कितने से, 67 से। तो जो एरिया
पहले एरिया कितना था हमारे पास एक्स वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई, वो क्या हो जाएगा 67 से बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा? जब लेंथ में 3 जोड़ दूं और ब्रेथ में 2 जोड़ दूं, तो एरिया इतने से बढ़ गया है। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। तो अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से वही जैसे ऊपर सोल्व किया था, इसकी से भी करेंगे, इसकी से भी करेंगे। एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा एक्स वाई, एक्स गुना में 2 कितना हो जाएगा 2x, ऐसे ही 3 गुना में वाई कितना हो जाएगा हमारे पास 3y, 3 टू जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लस में 67। ठीक है, अब इससे हमारा कट गया, क्योंकि यूं भी है, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस का, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6 है, ये 67 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस का 67, यहाँ पे क्या रह गया 0। अब ये क्या बनेगा 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर है 0 के। अब आप सोल्व करने के लिए कोई सा मेथड यूज कर सकते थे, पर मैं इसमें यूज कर रहा हूं कौन सा मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि उसी की एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है, अगर आप एलिमिनेशन यूज करते हो तो भाई आपको, अगर आप चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो, इस वाले क्वेश्चन में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो मान लो आपको 3x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 2 6 पे सेम बनेंगे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई ताकि 15 बन जाए, और यहाँ करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई ताकि 15 बन जाए, क्योंकि 5 और 3 उनके एलसीएम 15 पे सेम बनेंगे। तो एलिमिनेशन अगर आप लगा रहे हो तो उसका मैं हिंट दे चुका हूं, पर मैं करवा रहा हूं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो शुरू करते हैं उस मेथड को। तो मैं मेथड का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आपकी बार सीधा निकाल रहा हूं। तो पहले निकाल लेते हैं यहाँ से a1 b1 c1। तो a1 कितना है यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन से आएगा, a1 आ चुका है हमारे पास कितना 3, b1 कितना आ गया है माइनस का 5, और c1 कितना आ गया है माइनस का 6। ऐसे ही a2 आ गया है हमारे पास, यहां से निकाल लो 2, b2 है 3 और c2 है माइनस 61। अभी से मारना शुरू कर दो। फॉर्मूला कैसे लगता है लगाना दिखा रहा हूं आपको, माइनस 5 और 3 यानी कि b1 b2, ठीक है, और क्या है हमारे पास इसके बाद, ठीक है, c1 c2 यानी कि माइनस 6 और माइनस 61 ये आ गया, और उसके बाद क्या है हमारे पास a1 a2 यानी कि 3 और 2, और वापस पीछे क्या आएगा b1 b2। जिन्हें कंसेप्ट याद है बहुत अच्छी बात है भाई, कंसेप्ट में यही था, शुरुआत होती है b1 b2 से, फिर c1 c2, फिर a1 a2, वापस क्या आएंगे b1 b2 यानी कि माइनस 5 और 3। अब मैं सोल्व कर रहा हूं, तो यहां से निकलता था x, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, यहां से आता था y, इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, यहां से आता था 1। तो x के अपॉन में क्या आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखना, माइनस और यही माइनस प्लस, इसके से गुणा कर रहा हूं, 5 1 5, 5 6 30, कितना आया 305, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये माइनस फॉर्मूले की वजह से यहां पे आएगा एक माइनस, इस माइनस की वजह से, तो माइनस का 18 ये आ चुका है, बराबर है ऊपर तो y। अब इसकी इससे गुणा, तो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस 6 हो जा माइनस 12, बीच में माइनस फॉर्मूले की वजह से। अब इसकी इससे करूंगा, 3 1 3, 3 6 18, 18 पर माइनस का 18, माइनस का आएगा ये भी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव है, इस वजह से, और ये माइनस तो फॉर्मूले का था। यहाँ पे क्या आता है 1। अब इसकी से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 9 कितना हो गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, सॉरी 9, और माइनस में इसकी से करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है फॉर्मूले की वजह से, एक आएगा माइनस यहाँ से इस माइनस 5 की वजह से, और 5 2 10, ये आ गया हमारे पास। अब सोल्व करना शुरू किया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है x है 305 माइनस माइनस प्लस 18, यहाँ पे क्या है y माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 183, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 9 माइनस माइनस प्लस 10। यहाँ पे कितना आया, x के अपॉन में आ गया है 18 और 5 23 यानी कि 323, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा y, इसमें घटा लेंगे, 3 में से 2 गया 1, 18 में से 1 गया, कितना बच गया 17 यानी कि 171, और यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन में 9 प्लस 10 19, ये आया है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों को बराबर रख लूंगा, तो x के अपॉन में क्या है 323 है, ये बराबर आएगा 1/19 के, यहां से मैं y अपॉन में 171 इसको बराबर रख लूंगा 1/19 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 323 अपॉन में 19, और यहां से y की वैल्यू क्या आई है 171 अपॉन में 19। इससे काटूंगा 19 से, तो काटूंगा तो 19 के पहाड़े में 19 आता है 1 पे, अब कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 13, और 133 कितने में आता है इसके पहाड़े में 7 पे, यानी कि x आ गया हमारे पास 17, x की वैल्यू 17 आ गई है, तो हमारे पास लेंथ आ चुकी है।
और 19 के पहाड़े में 171 कितने पे आता है, 9 पे, ये आता है 9 पे। तो उम्मीद है आपको 19 की टेबल आती होगी, नहीं आती तो भाई लिखना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म में किसी और से नहीं काट सकता। तो कट के 17 पे, कट के 9 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 17 और y की वैल्यू आई हमारे पास 9। आई बात समझ में, ठीक है। एक बार हम फिर से अपने आंसर को वेरीफाई करें क्या, चलो देखते हैं, मजा आएगा, आंसर को वेरीफाई करते हैं। तो अगर x की वैल्यू 17 है, y की वैल्यू 9 है, तो हमारा जो एरिया आता तो वो क्या होता, x इंटू वाई, यानी कि 17 गुणा में 9, और जो कितना होगा 63 का 3 6, अच्छा 17 9 जा 153, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब उसने क्या बोला था, चलो चेक करते हैं फटाफट। उसने बोला है कि एरिया 9 से घट जाएगा, देखते घटता है कि नहीं घटता। अगर हम लेंथ को 5 से क्या कर दें, कम कर दें, लेंथ को 5 से कम करते हैं, तो लेंथ अगर फर्स्ट केस के हिसाब से, केस फर्स्ट के हिसाब से अगर लेंथ 5 से कम होगा, देखो आंसर तो आ चुका है, x की वैल्यू 17 आई है, y की वैल्यू 9 आई है, ठीक है। जिसको उतारना है मैं अभी मौका दे दूंगा, एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट अपना आंसर। तो केस फर्स्ट के हिसाब से अगर मैं 17 में से, ठीक है, 5 माइनस दूं आएगा 12 आएगा, और यानी कि ब्रेथ में, और क्या कर दूं उसमें 3 जोड़ दूं, तो 17 में से 5 माइनस किए कितना आया हमारे पास 12, ये आगे हमारे पास नई x की वैल्यू, और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को 3 से बढ़ाना पड़ेगा, तो 9 जमा 3 12, कितना आया 144। तो क्या ये 9 से कम है, तो बिल्कुल 153 से 144 9 कम होता है, इसका मतलब सही में हमारा एरिया 9 से कम हो गया जब मैंने फर्स्ट केस को यूज किया। अब दूसरे को यूज करते हैं, इफ द एरिया इंक्रीज इन लेंथ बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 से बढ़ा लेते हैं, 17 से कितना हो गया लेंथ 20, केस सेकंड की बात कर रहा हूं तो 20 हो जाएगा, और ब्रेथ जो है वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ को 2 से बढ़ाना है, ब्रेथ को 2 से बढ़ाएंगे तो 9 से कितना हो जाएगा 11, तो 11 दूनी 22, 220 हो गया। तो एरिया में कितना फर्क आया, एक बार चेक करते हैं। 220 में से 153 को माइनस कर देंगे तो कितना कितना आएगा 67, बिल्कुल सही, मतलब 67 से हमारा एरिया बढ़ चुका है सेकंड केस के हिसाब से। तो हमारा आंसर ही वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, लेंथ सही में ही 17 थी और ब्रेथ सही में ही 9 थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने देखा, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर निकाला ही नहीं, वेरीफाई करके भी दिखाया है। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें, ठंड का मौसम है, ठीक है, ढंग का खाना खाएं, थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करें, और कपड़े पहन के अपने घर में रहें, ज्यादा बाहर ना घूमें, क्योंकि इस टाइम अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो एक एक दिन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपके एग्जाम्स में स्कोर कम हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।